अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 8 क्लास का बोर्ड की तैयारी के लिए बेटा आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 4 पे है। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के तमाम का तमाम चैप्टर करेंगे जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। इसमें जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, जिन बच्चों को शॉर्ट लॉन्ग का नहीं पता, मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ कि जो आपका बेटा बोर्ड का पेपर होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, ये जो मुख्तसर सवाल जिनको बोलते हैं 3 नंबर के, और उसमें लॉन्ग यानी तफसीली सवाल भी होंगे जो हमारे 5 नंबर का एक होता है। तो बेटा चैप्टर 8 से जो एमसीक्यूज बन रहे होंगे, जो शॉर्ट जो लॉन्ग, मतलब इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर 8 क्लास की तैयारी करवा ही रहे हैं और इंशाल्लाह 9th 10 में भी बोर्ड की आपकी बेटा तैयारी करवाएंगे। इस वीडियो में बेटा आपको ये सारे का सारा चैप्टर जो है ना वो समझ आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर के लिए बेटा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको इमेजेस के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए ये सारा चैप्टर आपको तैयार करवा दूंगा। हम बुक पे भी देख लेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी इसको कर लेंगे। चले जी, शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, जो आपका पहला जो टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब इसके अंदर हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। वो एक-एक करके कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी मैं बताता रहता हूँ कि हम नोट से कर रहे हैं, क्योंकि बुक पे वाज़ेह तौर पे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा होता। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी की एक जदीद तकनीक है। इस अमल में एक मुफीद जीन मुंतखब करके डोनर जानदारों से हासिल किया जाता है। फिर इस जीन को किसी दूसरे जानदार, अमूमन एक बैक्टीरिया में दाखिल किया जाता है, ताकि मतलूबा प्रोटीन बनाया जा सके या बना सके। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट इसी पे चलेगा। अब बेटा इसकी ना मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे, अब ये एक 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 जानदार है, एक चीज़ है जिसके अंदर एक ऐसा जीन मौजूद है। ये जीन है, ठीक है? जीन क्या होता है आगे जाके हम देखेंगे भी, कि इसके अंदर ना हिदायत होती हैं कि किसी चीज़ को बनाने की, जैसे प्रोटीन वगैरह बनाने की। मैं बिल्कुल सिंपल बात बताता हूँ कि ये एक ऐसा जानदार है जो जिसके अंदर एक जीन है जो गोश्त ज़्यादा बनाती है, ठीक है? एक जानदार है जिसके अंदर एक ऐसा जीन मौजूद है जो गोश्त ज़्यादा बनाता है। हमने क्या किया, यानी बायोटेक्नोलॉजी में, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया कि उस जीन को इसमें से काटा और मुर्गी के अंदर दाखिल कर दिया। अब वो जो नया जानवर बना ना, वो जब ब्रायलर बन गया, गोश्त। अब देखिए, हमारे घरों की मुर्गियां बड़ी सुकड़ी सी होती हैं, ब्रायलर जो है ना मोटा ताज़ा होता है। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग कि हम, अब देखिए, ये जो जीन ज़्यादा गोश्त बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था, ये किसी और जानदार से हमने ये जीन लिया और मुर्गी के अंदर दाखिल कर दिया। अब ये देखिए क्या हो गया कि क्योंकि ये गोश्त बनाने वाला, ज़्यादा गोश्त बनाने वाला जीन था, तो हमने दाखिल ये मुर्गी में कर दिया। तो ये अब क्या कर रहा है, ये मुर्गी भी ज़्यादा गोश्त बनाने लगी। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब देखिए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपको और समझ आएगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक जदीद तकनीक है। एक ये नई तकनीक है जिसमें कट और पेस्ट के अमल के ज़रिए एक जानदार की खसूसियात तब्दील की जाती है। मसलन ये जानदार था, इसकी खसूसियात इसमें दाखिल हो गई हैं। डोनर कहते हैं देने वाले को, और वसूल कुनिंदा जिसने वो खसूसियात ली, ठीक है? तो अब ये देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अमल है, एक मुफीद जीन यानी ये गोश्त बनाने वाला जीन डोनर जानदार से मुंतखब करके, डोनर से लेकर दूसरे जानदार, अमूमन बैक्टीरिया वगैरह में दाखिल किया जाता है, ताकि वो जानदार मतलूबा प्रोटीन बना सके। यानी कोई उसने गोश्त बनानी है या कोई दूध ज़्यादा देने वाला जानदार है, तो इस तरह की चीज़ हम इनसे बनवाते हैं, ठीक है? अब मैं इसको पढ़ता हूँ, दोबारा से आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक जदीद तकनीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक जदीद तकनीक है। इस अमल में एक मुफीद जीन मुंतखब किया जाता है डोनर के जानदार से। जैसे ये डोनर है, देने वाला है, इससे ये मुफीद जीन, फ़ायदेमंद जीन इसमें से निकाला, मुंतखब किया। फिर इस जीन को किसी दूसरे जानदार में डाल दिया जाता है। ये दूसरा जानदार है बैक्टीरिया, ताकि वो मतलूबा प्रोटीन बना सके। हम फिर उससे गोश्त या जो भी प्रोटीन बनवानी हो बनवा लेते हैं, ठीक है जी? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ, ये मैं इसको ज़रा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आता रहे इस तरह। नहीं कट रहा है, चलिए हम ऐसे करते हैं।
ये अब ठीक हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ जीन्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? अब जीन का क्या किरदार है? अगेन जीन बेटा ये जो डीएनए का एक पार्ट होता है ना, ये वाले ये जो ये जीन है, ठीक है। वो कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन का क्या किरदार है, ठीक है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, इसमें इस जीन का क्या किरदार है? तो पढ़ते हैं जी। जीन्स जो हैं अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाने की हिदायत रखते हैं। जीन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज दे कैरी इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन। अच्छा बेटा गौर से देखना, मैंने क्या कहा था कि ये एक जानदार है, डोनर देने वाला जानदार है। इसमें ऐसे जीन मौजूद हैं जो ज्यादा गोश्त बनाते हैं, यानी गोश्त बनाने की जो इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है, वो इस जीन में लिखी हुई है और वो इस जानदार के अंदर मौजूद है ये जीन। तो क्योंकि इसमें ज्यादा गोश्त बनाने की हिदायत लिखी हुई है, तो ये जानवर ज्यादा गोश्त बना रहा है। अब इस जीन के अंदर हिदायत लिखी हुई है, अल्लाह ताला ने डाल दी है। हमने क्या किया, इस जीन को यहां से कट किया और किसी दूसरे जानवर में डाल दिया। अब क्योंकि इस जीन पे वो हिदायत लिखी हुई थी कि ज्यादा गोश्त बनाओ, तो वो जो यहाँ गोश्त बना रहा था वो यहाँ भी ज्यादा गोश्त बनाना शुरू कर देता है। तो वो क्वेश्चन हमारा ये है, सवाल ये है कि इस जीन की क्या अहमियत है? इस जीन की क्या अहमियत है? तो भाई हमें साफ नजर आ रहा है, इसकी अहमियत ये है कि ये इस जीन के अंदर हिदायत होती है, ठीक है। जीन के अंदर क्या होती है? इंस्ट्रक्शन होती है प्रोटीन बनाने की, ठीक है, गोश्त बनाने की। तो जीन्स अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाने की हिदायत रखते हैं। जीन्स की मुंतकिली के जरिए, इसी जीन को जब हम मुंतकिल करते हैं, इसके जरिए साइंसदान मखसूस प्रोटीन तैयार करवाते हैं जो दरकार हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, यानी ज़्यादा गोश्त, ज़्यादा दूध या ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, तो हम इसी जीन्स के जरिए तो करते हैं। तो ये इसका किरदार हो गया। तो हमने क्या किरदार बताया कि जीन असल में ज़्यादा प्रोटीन बनाने वाली हिदायत रखते हैं और साइंसदान इस जीन के जरिए खसूसियात दूसरे जानदार में मुंतकिल करते हैं। तो ये इसके किरदार हो गया। इसके बाद बेटा व्हाट इज मेंट बाय, ये मैं बेटा यहीं पे बता दूं कि सॉरी मैंने ये शुरू में बताया करता हूँ, मैंने बताया नहीं कि हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह करते होते हैं। जो बच्चे हमारी पुरानी बुक यहाँ से चैनल से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता ही है कि अब जो, यानी हम पहले क्या करेंगे, पहले ये शॉर्ट कर लेंगे, यानी ये शॉर्ट हैं, ठीक है, सारे मुख्तसर सवाल हैं। तो इन्हीं को मिला के हमने आगे ये देखे, ये लॉन्ग, यानी ये टोटल इसके इस चैप्टर के 24 शॉर्ट बन रहे थे, ठीक है। अब ये सिर्फ शॉर्ट नहीं है, मैंने जब ये लॉन्ग बनाए हैं, जैसे अब ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके अंदर वही बिल्कुल वही सवालों के जवाब जो ऊपर हमने मुख्तसर में पढ़े हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ताकि आपको नया कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। बेटा ये मैं शुरू में बताया करता हूँ, मैंने अभी नहीं बताया, भूल गया मुझे। तो हम क्या करते हैं कि जो अब देखें, जैसे ये लॉन्ग बस इतना ही हमने करना है, या अब ये एक लॉन्ग है तीसरे वाला, इसमें ये 4 शॉर्ट आ रहे थे, ये चारों मैंने इकट्ठे लिख दिए, लेकिन ये हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। जैसे अब ये 2 शॉर्ट थे ऊपर, हमने ये इकट्ठा कर दिया तो लॉन्ग बन गया। तो हमें लॉन्ग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, हाउ इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड? ट्रांसजेनिक जानदार से क्या मुराद है? ट्रांसजेनिक जानदार कैसे बनता है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ फॉरेन जीन इन इट्स सेल। ट्रांसजेनिक जानदार वो जिंदा जानदार है जिसके सेल्स में एक गैर मुल्की या बैरूनी जीन मौजूद है। ये इस वक्त बनता है जब डोनर जानदार से एक मुफीद जीन किसी दूसरे जानदार में दाखिल किया जाए। दाखिल होने के बाद ये जीन नए जानदार के अंदर काम करता है और मतलूबा प्रोटीन पैदा करता है। अब ये जुमला आपने पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। आप कहेंगे सर ये तो समझ ही आ गई हमें, बात ही आसान थी। अब बेटा देखें, देखिए ये इस जानदार के अंदर ये एक मुफीद जीन मौजूद था, ठीक है। हमें पता चला कि ये अच्छी प्रोटीन बनाता है। हम क्या करते हैं, ये वाला जीन इसमें से कट लगाते हैं और इस जानदार के अंदर दाखिल करते हैं। अब ये जीन इस जानदार में क्या कर रहा था, ये इस जीन के अंदर ये ज्यादा प्रोटीन बना रहा था। हमने ये वाला जीन निकाला, कट किया और इस जानदार में दाखिल कर दिया। अब इस जीन ने इस जानदार में आके ज्यादा प्रोटीन बनाना शुरू कर दी, ठीक है। अब ये जिसने ये दिया था ना, इसको डोनर बोलते हैं। जिस पे से हमने ये जीन लिया है इसको क्या बोलते हैं? डोनर। और जानदार के अंदर हमने ये लिया हुआ जीन दाखिल किया है, इसको हम बोलते हैं, अब ये जो जानदार है ना ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। यानी इसको हम ट्रांसजेनिक जानदार बोलेंगे, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक जानदार असल में कौन सा जानदार है? जिसमें ये जीन दाखिल हुआ,
जिसमें ये जीन दाखिल हुआ, ये ट्रांसजेनिक वसूल करिंदा जो होगा ना, ये ट्रांसजेनिक जानदार है। ठीक है, जो वसूल करिंदा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक जानदार। ये डोनर हो कहलाएगा जिससे लिया, और जिसमें दाखिल हुआ वो ट्रांसजेनिक कहलाएगा। अब अगर हम इसको पढ़े, ट्रांसजेनिक जानदार वो जानदार है जिसके सेल्स में एक गैर मुल्की कह ले या इसको बैरूनी लफ्ज कह ले, बैरूनी जीन मौजूद हो। अब देखिए इसके अंदर इसके ये अपना जीन भी मौजूद है, ये ब्लू कलर का, नीले कलर का, और ये देखें बैरूनी यानी गैर दूसरा भी ये जीन भी मौजूद है। तो ऐसा जानदार जिसमें बैरूनी जीन मौजूद हो, इसको हम बोलते हैं ट्रांसजीनिक जानदार। ठीक है, जिसके अंदर गैर मुल्की या बैरूनी जीन मौजूद हो, ये इस वक्त बनता है। अब ये ट्रांसजेनिक जानदार कब बनेगा, ये इस वक्त बनता है जब डोनर जानदार इससे एक मुफीद जीन किसी दूसरे जानदार में दाखिल किया जाए। जब डोनर से लिया हमने जीन और इसमें दाखिल कर दिया तो ये ट्रांसजेनिक बन गया। दाखिल होने के बाद ये जीन नए जानदार के अंदर काम करता है और मतलूबा प्रोटीन पैदा करता है। अब ये वाला जीन इसके अंदर जाएगा और काम करना शुरू कर देगा, तो अब इस जानदार को हम ट्रांसजेनिक जानदार बोलेंगे। ठीक, ये बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाई आर बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैक्टीरिया को क्यों यूज करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ ना एक बात जरा ध्यान से सुन ले। ये मैंने एक पिक्चर बनाई है। अब इसमें ना एक चीज है, हम ना ये डायरेक्ट यानी ऐसे नहीं होता कि हम ना ये जीन उठाएं एक जानदार से और दूसरे जानदार में दाखिल कर दें, नहीं ऐसे नहीं होता। बल्कि ये कैसे होता है, ये मैं आपको इसके स्टेप दिखाता हूँ। ये हम ना क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से ज्यादा यहाँ से आ जाएगी। हाँ ठीक है, ये बल्कि इधर इसे मैं रख के आपको वो बात बता देता हूँ। हम ना ये, क्योंकि मैंने तो ये आपको बात बतानी थी ना कि यहाँ से उठ एक से गया दूसरे में आ गया, लेकिन असल में ये कैसे चीज़ होती है। मसलन इसमें ये वाला जीन मौजूद है और मैं इस जानदार में दाखिल करना चाह रहा हूँ, तो होता क्या है कि इस जीन से हम ये निकालते हैं, ये आगे भी आएगा फिर और मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें से निकालते हैं और हम ना बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करते हैं। ये किस में दाखिल करते हैं, बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया में दाखिल करते हैं और ये बैक्टीरिया फिर इसके अंदर दाखिल करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। ठीक है, यानी ये जानदार से जीन निकाला डोनर से और किस में दाखिल करते हैं, बैक्टीरिया में दाखिल करते हैं। अब सवाल उसने ये पूछा कि हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं करते। ठीक है, अब दोबारा सवाल पढ़ते हैं। वाई आर बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दो जवाब हैं इसके छोटे छोटे। बैक्टीरिया बहुत सादा होते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इनका डीएनए हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं दोबारा ये बात बड़े मजे की है, समझा देता हूं आपको। अच्छा ये देखिए, हाँ ये डीएनए, ये बैक्टीरिया की शक्ल है। हमने जो हमने वो जीन था पहले बैक्टीरिया में डाला था। ठीक है, अब सवाल उसने पूछा बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। बेटा बैक्टीरिया का इस्तेमाल उसने तीन बातों की वजह से बताया कि तीन वजह से हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, वरना तो हम डायरेक्ट कर देते। क्या, पहला फायदा, बैक्टीरिया बहुत सादा होते हैं, इनमें कोई मुनज़्ज़म न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए ये ना कोई जो बैक्टीरिया का सेल होता है ना, वो सिंपल सा होता है, सादा होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस वगैरह और मुश्किल चीजें नहीं होती। इससे फायदा क्या होता है, इनका डीएनए साइटोप्लाज्म आजादाना तौर पर मौजूद हो जाता है, जिससे इनका आसान इस्तेमाल होता है। जो इनका ये वाला जो ना मादा, ये साइटोप्लाज्म कहता है, इसमें कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं। अब हम इसके अंदर वो जीन डाल देते हैं, तो होता क्या है कि इनकी ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ती है। जो हमने इसके अंदर जीन डाला था ना, ये क्योंकि खाली है, अब देखें ना सिंपल है, खाली है, न्यूक्लियस नहीं है, सादा होता है इसका बैक्टीरिया का जो सेल है। जब हम इसमें जीन डालते हैं तो वो तेजी से अपने आप को तकसीम दर तकसीम करते रहते हैं और बड़ी ज्यादा जल्दी सी वो ज्यादा जीन बना देते हैं, ये कॉपी कर करके। तो वो जो हमें प्रोटीन चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है। अब मैं इसको आसान बनाता हूँ। सवाल ये था कि जब हम एक जानदार से दूसरे जानदार में जीन ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं, तो हम डीएनए का क्यों इस्तेमाल करते हैं दरमियान में। तो तीन तीन बातें। पहली बात, जो डीएनए का सेल होता है वो सादा होता है, बैक्टीरिया बहुत सादा होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता। एक बात, न्यूक्लियस होने से बेटा नुकसान ही होगा कि वो
कॉम्प्लेक्स मुश्किल हो जाएगा सेल, फिर वो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर नहीं आने देता। एक बात तो ये होगी कि ये सादा होता है। दूसरी बात, इनका जो ये साइटोप्लाज्म है ना, ये ब्लू कलर वाला, ये बिल्कुल खाली होता है। आज़ादाना तौर पर इसमें हम अपना डीएनए डाल देते हैं और वो वहाँ पे रफ्त तेज़ी से डुप्लीकेट होता रहता है, तक़सीम होता रहता है और हमारा रिक्वायर्ड जीन यानी जो हमें प्रोटीन चाहिए होती है वो बन जाती है। तो 3 वजह हैं, ठीक है? मैं दोबारा इसमें करता हूँ। हम इसको बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करते हैं? एक तो ये सादा होते हैं, इनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये वजह है कि हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी? इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल व्हिच मेक इट सूटेबल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब बैक्टीरिया सेल की वो साख्त बयान करें जो इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए मौजू बनाती है। अच्छा, आपको बताऊं, यही बात है। क्वेश्चन मैंने ये अलग अलग क्वेश्चन इसलिए लिखा है ताकि आपको अगर क्वेश्चन इस तरह पूछे, बात यही है जो हम ऊपर करके आए हैं, यानी के जो बैक्टीरिया का सेल हम क्यों यूज करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बताएं, क्या ऐसी खास बात है बैक्टीरिया के सेल में जिसकी वजह से हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो खास बात देखें जी, बैक्टीरियल सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, अभी हम बात करके आए हैं। इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में आजादाना तौर पर मौजूद होता है। ये देखें, ये डीएनए है ना, ये साइटोप्लाज्म है ब्लू कलर का, और ये जो धागे हैं ये डीएनए, वो कहता है आजादाना तौर पर मौजूद होते हैं। तो डीएनए सालमात जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। बेटा ये जो इसके ये आगे वैसे आएगा भी, ये देखिए, ये जो गोल दायरे वाले ना, सालिम हल्कवी, ये हल्की यानी गोल आप कह लें, छोटे छोटे साइटो, ये हमारे ना, ये इसके डीएनए हैं बैक्टीरिया के गोल, इसको प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। आगे आएगा भी। ये खसूसियात जेनेटिक के लिए मौजू बनाती हैं। अब मैं ना इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। बैक्टीरिया के सेल की साख्त बयान करें जो इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के मौजू बनाती है। हम क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं? पहली बात, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। एक बात, ये सिंपल होते हैं, और जो इसका डीएनए है वो फ्रीली मूव करता है साइटोप्लाज्म में, वो आजादाना तौर पर घूम फिर रहा होता है। जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये सर्कुलर डीएनए, ये वाला सर्कुलर डीएनए, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। इन फीचर की वजह से, ये अब आगे आके देखेंगे कि ये कैसे हमारे जीन को सेल के अंदर दाखिल करते हैं हम इसके जरिए। तो इनकी वजह से हम बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी? अगला सवाल, व्हाट आर द प्लाज्मिड आल्सो स्टेट देयर रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर वही बात आ गई कि ये जो ये ना यहाँ पे इकट्ठे दिखाया हुआ है, यहाँ अलग निकाल के दिखाया हुआ है कि ये जो डीएनए है गोल वाला, हमारा इंसानों को तो ये लंबा सीढ़ियों की तरह होता है, बैक्टीरिया का ये गोल वाला डीएनए है, ये क्या है? इसको बेटा प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये गोल, या इसने लफ्ज यूज किया हल्कवी, हल्की मतलब गोल डीएनए सालमियत है। सालमियत का मतलब है चीज है जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये देखें, ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है नीला, ये जो गोल आपको नजर आ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। दे कैन बी इजीली आइसोलेटेड आर यूज टू कैरी फॉरेन जीन इनटू बैक्टीरिया। वो कहते हैं कि ये इनका किरदार क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। असल में हम क्या करते हैं, जब जीन आगे आएगा भी, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखें, हम क्या करते हैं जब हमें इस बैक्टीरिया के अंदर जीन दाखिल करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका ये गोल डीएनए निकालते हैं और इसके साथ जोड़ देते हैं अपना जीन, और फिर दोबारा दाखिल कर देते हैं, ठीक है? तो ये इसका किरदार है। दोबारा से पढ़ते हैं। प्लाज्मिड क्या है? ये सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है? ये सर्कुलर यानी गोल हल्की डीएनए है, और ये साइटोप्लाज्म में आजादाना तौर पर घूम रहे होते हैं, और इन्हें आसानी से अलहदा किया जा सकता है, और जिसमें हम बैरूनी जीन को बैक्टीरिया में मुंतकिल कर देते हैं, ठीक है? वो आगे आएगा भी कैसे मुंतकिल करते हैं। वाई इज प्लाज्मिड कॉल्ड अ कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन। बेटा देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जैसे ये डोनर है जिससे हमने जीन निकाला, और ये जो है ना, ये ट्रांसजेनिक जानदार है वसूल कुनिंदा जिसमें जीन डालना है। हम डायरेक्ट नहीं डालते, डीएनए को इस्तेमाल करते हैं। तो डीएनए को कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे ये डीएनए है, ये वाला डीएनए को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि इसका ये जो डीएनए है ना बैक्टीरिया का, ये डीएनए इसमें से निकालते हैं, इन गुच्छ धागों में, इस डीएनए में हम अपना जीन अटैच कर देते हैं और फिर दोबारा इसमें डाल देते हैं, और ये पूरा बैक्टीरिया हम जानदार में दाखिल करते हैं। तो क्योंकि अब इस डीएनए का ये प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड कहलाते हैं। तो ये प्लाज्मिड का क्या किरदार है? क्योंकि इन्हें कैरियर क्यों कहते हैं?
ठीक है। प्लाज्मिड को बैरूनी जीन या गैर मुल्की जीन का कैरियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लाज्मिड कैन अटैच अ फॉरेन जीन। प्लाज्मिड जो बैरूनी जीन के साथ जुड़कर इसे बैक्टीरिया सेल में मुंतकिल कर सकता है, इसलिए इसे बैरूनी या गैर मुल्की जीन का कैरियर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लेके जाता है ना जीन, तो इसलिए इसको कहते हैं। इसके बाद है बेटा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन एंड इट्स अटैचमेंट विद प्लाज्मिड डीएनए। व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए? बेटा ये दोनों तरह से सवाल आ सकता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, या मतलूबा जीन को अलहदा करने और इसे प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ने का अमल बयान करें। अब देखें बेटा, अब ये वाली समझने वाली बात है, पूरे चैप्टर की समझने वाली, और ये लॉन्ग भी है, आगे लॉन्ग में भी आएगा, तो आपने इसको समझ लेना है। देखिए हमने यहाँ बड़े आसान अंदाज में, सिंपल अंदाज में लिखा हुआ है कि हम, ये डोनर है, ये जीन है जो अच्छा है, ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, हम इसको दाखिल करना चाह रहे हैं दूसरे जानदार में। तो वो सवाल हमें मिला है कि इसका हमें मुकम्मल प्रोसेस बताएं कि कैसे होता है, तो वो हम मुकम्मल प्रोसेस बनाने लगे। बहुत आसान है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जीन हमें चाहिए होता है, यानी ये इस डोनर से हमें जीन चाहिए था ना, ये, अब मैं इसको देखें, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब देखिए मुझे ये जीन चाहिए और इसमें दाखिल करना है, तो वो कहता है कि इसमें से निकाल के इसमें दाखिल करने का मुकम्मल प्रोसेस बताएं। तो मैं मुकम्मल प्रोसेस बताने लगा हूँ। वो कहता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको डोनर में से निकाला जाता है, जिस जानदार से हमने जीन लेना उसमें से निकाला जाता है। तो पहला प्रोसेस क्या है, अलैदगी है, आइसोलेशन है, कि मतलूबा जीन को एक मखसूस एंजाइम की मदद से डोनर जानदार से शनाख्त करके अलहदा किया जाता है। ये एंजाइम के, जाहिर है हम बैक्टीरिया से ये निकालेंगे तो एंजाइम के जरिए, यूं कह लें कि केमिकल के जरिए निकालते हैं, एंजाइम के जरिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें डालने का, कि हम डोनर से अपना मतलूबा जीन शनाख्त करते हैं और फिर उसको निकालते हैं एंजाइम के जरिए। पहला स्टेप हो गया कि अलैदगी, आइसोलेशन। इसको मतलूबा जीन को एक मखसूस एंजाइम की मदद से डोनर जानदार से शनाख्त करके अलहदा किया जाता है। फिर दूसरा क्या काम क्या किया जाता है, प्लाज्मिड को बैक्टीरियम से निकालकर इसे एंजाइम से काटा जाता है। अब ये बात बड़ी अहम है। हमने यहाँ क्या बात की थी कि हम ये वाला जीन जो है ना, डायरेक्ट इसके अंदर नहीं डालते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम ना बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। ये बैक्टीरिया का सेल है। तो कैसे करते हैं, पहले तो हमने ये वाला अलग कर लिया, ये निकाल के, ठीक है, जैसे ये है, ये फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये वाला, ये अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये बल्कि मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए ये ना, ये मिसाल के तौर पे ये हमारा है बैक्टीरिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वो ऊपर से मैंने ये इस डोनर से ये वाला जीन निकाला, ऐसे, ठीक है, ये जीन पड़ा हुआ है, मैंने निकाल लिया, ये वाला, सॉरी, ये जैसी भी तस्वीर बनी, ये जीन निकल गई। फिर हम क्या करते हैं, ये इस बैक्टीरिया से इसके जो ये गोल प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं, ये बैक्टीरिया के डीएनए निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक है, यानी पहले अपना जीन निकाला, फिर बैक्टीरिया से उसका डीएनए, गोल वाला डीएनए निकाल लिया, जिसको हम कैरियर बोल रहे हैं। बात समझ आई? हमने देखो इसमें से ये जीन इसमें दाखिल करना है, तो सबसे पहले हम इस जीन को निकालते हैं, और हमने कहा कि हम डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए से उसका प्लाज्मिड निकालते हैं, दोनों को मिलाते हैं और इसमें दाखिल कर देते हैं। अब दोबारा देखें, ये है वो, ये धागे नुमा साख्ते, ये जो प्लाज्मिड, ये अब उधर से जीन निकाला, इधर से ये प्लाज्मिड निकाल लिया। अब देखिए ये प्लाज्मिड था, सॉरी, ये जीन अलहदा किया, कर लिया ना अलहदा, ये हमें जीन चाहिए। फिर ये जो प्लाज्मिड था डीएनए बैक्टीरिया का, ये निकाला, ये, ठीक है, प्लाज्मिड गोल, इसमें थोड़ा कट लगा दिया, ठीक है, जैसे यहां मैं कट लगा दूं, क्यों, ताकि ये दूसरे वाला जीन यहां पे मैं अटैच कर दूं। ठीक है, तो यही मैंने किया कि ये जीन लिया, प्लाज्मिड बैक्टीरिया से लिया, यानी जीन कहां से लिया, ये डोनर से, प्लाज्मिड कहां से लिया है, बैक्टीरिया से। वो जीन जो हमने डालना था वो कट किया, और बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड लिया था उसमें थोड़ा कट लगा के अब ये साथ अटैच कर दिया है। अब ये देखें एक नई चीज बन गई है। ये जो जोड़ है ना, किस किस का, बैक्टीरिया के गोल डीएनए का, और उस जीन का जो हमने दाखिल करनी थी ये वाली, उसका, ये जो इकट्ठा ये कॉम्बिनेशन है, इसको रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, यानी प्लाज्मिड का कटा हुआ हिस्सा है और इसके अंदर वो मतलूबा जीन भी मौजूद है। इस कॉम्बिनेशन को, इस जॉइन को, इस जोड़ को हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, क्योंकि ये तो पहले सिर्फ डीएनए का, डीएनए था बैक्टीरिया का, अब इसके साथ वो जीन भी मिला दिया हमने जो हमने डालना था।
अब ये जो मिल के चीज बनाई है ना इसने, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस गौर से पढ़ें जी, सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए, या हमें मतलूबा जीन को अलहदा करने और इसे प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ने का अमल बताएं। तो हम क्या करते हैं, पहले मतलूबा जीन को एक एंजाइम की मदद से डोनर जानदान से शिनाख्त करके अलहदा करते हैं। वो हमने पहला स्टेप किया, यानी पहले अलहदा किया जाता है। दूसरा स्टेप, प्लाज्मिड डीएनए को बैक्टीरियम से निकालकर इसी एंजाइम से काटा जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया से उसका प्लाज्मिड यानी उसका गोल्ड डीएनए निकाल लेते हैं। फिर तीसरा स्टेप, फिर जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जीन और ये प्लाज्मिड आपस में जोड़ देते हैं। अब ये जो डीएनए बना है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, या रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, सॉरी। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बेटा। Explain how recombinant DNA is introduced into bacterium and what type of bacteria is formed। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया है कि हम वो रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं वो हमने बता दिया। अब बारी आती है इस रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस इसके अंदर डालने की, यानी हमने किस में से निकाला था, ये बैक्टीरिया से। अब वो क्वेश्चन है वापस बैक्टीरिया में कैसे डालते हैं, तो वही हम देखते हैं जी। रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम फ्रॉम विच द प्लाज्मिड वाज टेकन, कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो बन गया है हमारे पास, इसको हम दोबारा उसी बैक्टीरियम में दाखिल किया जाता है जहां से इसको निकाला गया था, प्लाज्मिड को निकाला गया था। अब जब हम उस बैक्टीरियम के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए जब उसके अंदर डाल देंगे, तो अब ये जो बैक्टीरिया होगा ये सिंपल बैक्टीरिया नहीं कहलाएगा, बल्कि इसको कहेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये जेनेटिकली तब्दील हो गया है, मॉडिफाई हो गया, इसलिए हम इसे जेनेटिक मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कहेंगे। बेटा बात समझ आइए कि पहले हमने इसमें से ये वाला निकाला प्लाज्मिड और जीन, उनको जोड़ा और फिर रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। और फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जहां से ये प्लाज्मिड निकाला था उसी में दाखिल कर दिया। जब दाखिल हो गया तो अब इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, इस बैक्टीरिया को कहेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड या ट्रांसजीनिक बैक्टीरियम। तो सवाल हमारा क्लियर हो गया कि रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियम में कैसे दाखिल किया जाता है, हमने बता दिया। या फिर जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम है वो क्या होता है, वो भी उसका भी यही जवाब है। ठीक है जी, अगला चलते हैं क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ जीएम बैक्टीरियम प्रोड्यूस बैक्टीरियम कॉलोनी एंड डिजायर प्रोटीन। अच्छा, ये बहुत आसान है कि बैक्टीरिया की कॉलोनी और मतलूबा प्रोटीन कैसे बनाते हैं। सिंपल है भाई। अब ये देखें, ये देखें आप, ये हमारा एक ग्रीन और ब्लू, यानी इसमें वो जीन दाखिल किया गया है। ये नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये इसके अंदर जीन मौजूद है। अब हमने तो एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर दाखिल किया था, तो हमें वो प्रोटीन सारी कैसे मिल जाती है। होता ही है बेटा, वो 1 से 2 में तकसीम होता है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, और इस तरह बढ़ता तकसीम होता जाता है। तो हमारे पास वो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वो जो तब्दील शुदा बैक्टीरिया थे वो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो इकट्ठे हो गए ना, इसको कॉलोनी बोलते हैं बैक्टीरिया की। यानी रिकम्बिनेंट डीएनए को दोबारा बैक्टीरिया में हमने दाखिल कर दिया था, ये बैक्टीरियम अब ट्रांसजेनिक या जीएम बैक्टीरियम कहलाता है। जीएम बैक्टीरियम बार बार तकसीम होकर एक कॉलोनी बनाता है। सवाल ये था कि कॉलोनी कैसे बनाता है, तो ये आंसर है कि जीएम बैक्टीरियम तकसीम होकर, ये देखें 1 से 2, 2 से 4, तकसीम दर तकसीम होकर कॉलोनी बनाता है, ये हमारा आंसर है। और फिर हर नए सेल में वो मतलूबा जीन मौजूद होता है। देखिए वो जीन हर सेल में, क्योंकि उन्हीं से तकसीम हो रहा है ना, तो जो हमने तब्दील किया था वो इसमें तब्दील शुदा मौजूद होता है और उसी के मतलूबा प्रोटीन बनती है या पैदा होती है। ठीक है, तो बात समझ आ गई कि जो बैक्टीरिया है वो कॉलोनी कैसे बनाता है, तकसीम, बार बार तकसीम होकर, और हर बैक्टीरिया में मतलूबा जीन भी मौजूद होता है और प्रोटीन बनाता है जो हमें चाहिए थी। अब दोबारा है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, हम आगे करेंगे अभी अलग से भी, और अभी भी इसको समझ लें कि डिस्क्राइब द कंप्लीट स्टेप इन्वॉल्व इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन इनटू बैक्टीरियम, के बैक्टीरियम में जीन दाखिल करने के मुकम्मल मराहिल बयान करें। ये बात बेटा, कॉन्सेप्ट वो एक ही है कि हमने ना ये कैसे हम ये जीन निकालते हैं और बैक्टीरिया में दाखिल करते हैं। तो पढ़ते हैं जी। जीन एक एंजाइम की मदद से डोनर से अलहदा किया जाता है। हमने पहले की कहा कि जीन को पहले डोनर से अलग किया, फिर प्लाज्मिड का डीएनए को अलग किया, फिर जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया,
फिर बैक्टीरियम के अंदर दाखिल कर देते हैं और बैक्टीरियम तैयार हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेटा लॉन्ग है हमारा, और ये आपका चांस है बोर्ड में आने के, एक ये लॉन्ग है। आगे मैं बता भी दूंगा कि अगर लॉन्ग आए तो इनको कैसे लिखना है, ठीक है। अभी हम पहले सारे शॉर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है बेटा हमारा कि ये जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। आपने ना 3 इदारों के नाम लिखने हैं जहाँ ये इस्तेमाल हो रही है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है जी हमारी जो ये बायोटेक्नोलॉजी है। ये बेटा ज़राअत में इस्तेमाल हो रही है, ये सेहत में इस्तेमाल हो रही है, और माहौल को साफ करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। 3 लफ्ज़ याद रखने हैं, ज़राअत और खुराक में, सेहत में और माहौल में। ये मुख्तसर सवाल है और ये आपका पेपर में आ सकता है। व्हाट आर द मेजर यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, फूड प्रोडक्शन में और हेल्थ में और इन्वायरमेंट में। 4 लिखे हुए, आप कोई भी 3 लिख दें, ठीक है। यहाँ यहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बड़े इस्तेमालात कौन कौन से हैं जी। बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन फूड, वही बात है। अच्छा ये सवाल रिपीट हो गया, सॉरी। एक ही बात है, मेजर यूज क्या है। अच्छा वो गलती से रेपिटेशन में लिखा गया। ओके सही है जी। 4 एरिए हैं, आप कोई से 3 याद कर लें। ज़राअत में, खुराक में, सेहत में, माहौल को साफ करने में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी लॉन्ग है, और ये जो आपका मॉडल पेपर उन्होंने दिया हुआ है ना, इसमें ये लॉन्ग दिया हुआ है। मतलब वो आगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे दिया है। अभी हम पहले ये कर लेते हैं सवाल, फिर आपको पेपर के से भी गाइड कर दूंगा। अब क्वेश्चन है जी, व्हाट रोल हैज बायोटेक्नोलॉजी प्लेड इन एग्रीकल्चर। ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किरदार अदा किया। यानी ज़रा अब हम कह के आए ना ऊपर के ज़राअत में कैसे, ज़राअत में भी इस्तेमाल होती है बायोटेक्नोलॉजी। तो कैसे इस्तेमाल होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी ज़राअत को बेहतर बनाने और ज़्यादा पैदावार वाली फसलें बनाने में हमारा इन किरदार अदा किया। बस यानी आप ना मेन थीम याद रखें, बायोटेक्नोलॉजी किस लिए यूज हो रही है। आज देख नहीं रहे वो एक किला जहां से हम 8-10 बोरी निकालते थे, आज हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, या दुनिया जहां पे तरक्कियां हो गई हैं, वो एक एक किले से 50-50 बोरियां निकाल रहे हैं सिर्फ ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ज्यादा पैदावार वाली फसलें बनाकर हम बायोटेक्नोलॉजी अपना किरदार अदा कर रही है। फिर दूसरा है वाई हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड यूज्ड एंड व्हाट इज देयर हार्मफुल इफेक्ट। हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड क्यों इस्तेमाल होते हैं। हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स होते हैं बेटा वो जो हमारे आप खादें और स्प्रे नहीं डालते, उनको हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। स्प्रे डालते हो आप, जमीनों में डलती हैं, जब खादें डलती हैं, इनको हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड। तो हर्बिसाइड होती है जड़ी बूटियों को खत्म करती हैं, और पेस्टिसाइड होती है कीड़े मार दवाइयाँ। तो कहते हैं इनका फायदा क्या है, इस्तेमाल क्यों होती हैं। ये इसलिए होती है कि जो फसलों के दुश्मन कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारा जा सके। नुकसान क्या है, ये केमिकल फसलों के पौधों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। कितना आसान सा सवाल है। हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड यानी खादें और जो हमारे पास वो स्प्रे हैं, कहाँ इस्तेमाल होती हैं, क्यों इस्तेमाल होती हैं, नुकसान क्या है। फ़ायदा ये होता है कि ये जो फसलों को ख़राब करने वाले कीड़े और जड़ी बूटियां हैं उनका खात्मा करती हैं। नुकसान ये होता है कि इनके केमिकल पौधों में भी जाते हैं, उनको नुकसान देते हैं। फिर हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। अच्छा जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जड़ी बूटियों के खिलाफ कीड़े के मतलब जो वीड कहते हैं ना बेटा, कीड़े, ठीक है। कीड़े को जो जड़ी सॉरी पौधों के कीड़े नहीं होते जो इनको खराब करती हैं पौधों को, उनको वीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी फसलों को जड़ी बूटियों और कीड़ों से कैसे महफूज बनाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बेटा क्या करते हैं, अब गौर से सुनिएगा। हम ना ऊपर, ये बात सुने, हम ऊपर से नहीं डालते। ये जो रवायती तरीका क्या है कि हम ना स्प्रे डाल देते हैं, केमिकल डाल देते हैं। बात जरा समझना गौर से। हम क्या करते हैं, ऊपर से स्प्रे और केमिकल और खादें डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अमेरिका हो गया, ये बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो पौधे के अंदर ही ऐसे जीन बना देते हैं, उनके अंदर ना वो ताकत मौजूद होती है, जो यानी कीड़ा मकोड़ा आएगा ना वो उस कीड़े को मार देंगे, ठीक है। ये शील्ड इस तरह का होता है। बात समझ आइए। यानी हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में जड़ी बूटियों के लिए और कीड़ों मकोड़ों के लिए, हम ऊपर खादें और स्प्रे कर रहे हैं जिससे वो पौधे भी खराब हो रहे हैं, है ना। लेकिन बड़े बड़े मुल्कों में जहां बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, वो क्या करते हैं कि इस पौधे के जीन के अंदर ऐसी चीजें दाखिल कर देते हैं जिनमें कीड़े आ गया या कोई इस तरह की जड़ी बूटी, वो उन पे जाएंगे और खुद ही मर जाएंगे। तो वो पौधे के अंदर ही इतनी ताकत पैदा कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कि कोई भी जो हमलावर कीड़ा है वो
खुद ही मर जाएगा, यानी उस पौधे के अंदर ही इतनी ताकत पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। तो साइंसदान पौधों में जड़ी बूटियों के खिलाफ मज़ामत और कीड़ों के खिलाफ मज़ामत रखने वाले जीन दाखिल करते हैं। ये जेनेटिकल मॉडिफाइड पौधे ऐसी प्रोटीन पैदा करते हैं जो जड़ी बूटियों और कीड़ों के लिए नुकसानदेह होते हैं। बात समझ आ गई ना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड नेम सम मेजर वंस। जो जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलों के फायदे क्या हैं और चंद बड़ी मिसालें दें। अब सवाल ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम पौधों के अंदर ना ऐसी प्रोटीन पैदा कर देते हैं, वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें हम ये करते हैं और फ़ायदा क्या होता है, क्यों करते हैं। बेटा हम ना हम तो नहीं इतनी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं वहाँ हो रही हैं चीज़ें। हम बायोटेक्नोलॉजी का इनमें जीन क्यों बनाते हैं। एक तो वो ऐसी जीन इसमें डालते हैं इनकी फसलों में जो फी एकड़ पैदावार इजाफा होगा, नुमाया इजाफा होगा, ज़्यादा फसलें ज़्यादा होंगी। फिर जो फसलें पैदा होंगी वो होंगी भी सेफ, महफूज होंगी, ठीक है। बात समझाई कि जो लोग जो मुल्क बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसलों के अंदर, तो वो उससे क्या फ़ायदा उन्हें मिलेगा। एक तो फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी और जो फसलें बनेंगी वो भी महफूज होंगी, ठीक है। ये फायदा है। और कौन कौन सी फसलों में बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है। मकई में, गंदुम में, चावल में, कपास में, आलू में और सोयाबीन में। इन फसलों में से कोई से चार के आपने नाम लिख देने। बात समझ आ गई जी कि फायदा क्या है कि पैदावार में इजाफा है और महफूज है ये फसलें। और कौन कौन सी फसलें, मकई, गंदुम, चावल, और इनमें ये इस्तेमाल हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प क्रॉप्स टॉलरेंस हार्श कंडीशन एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन इन पाकिस्तान। अच्छा बेटा ना, ये मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट कि फिर चलिए एक सवाल मुकम्मल करें। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी फसलों को सख्त हालात बर्दाश्त करने और ग़िज़ाइयत बेहतर बनाने में कैसे मदद कर रही है। तो खुश्क साली और ज़्यादा नमकियात फसलों की पैदावार कम कर रही हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऐसे जीन्स तलाश कर रहे हैं जो फसलों को इन सख्त हालात को बर्दाश्त करने के काबिल बनाएं। साइंसदानों ने चावल और गंदुम में आयरन की मिकदार बढ़ाने के लिए एक जीन शामिल किया है ताकि खुराक में आयरन की कमी को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान में गंदुम, चावल और आलू जैसी कई बायोटिक फसलें तैयार की जा चुकी हैं। बेटा बात समझ आई है कि पाकिस्तान में भी अब ना ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं कि जिनमें हम ना अच्छे मुफीद जीन दाखिल कर देते हैं। जैसे मसलन अब चावल ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जी। अब हमारे मुल्क में ना लोगों में, बच्चों में आयरन की कमी है, तो साइंसदानों ने क्या किया है, ऐसे जीन शामिल कर दिए जो आयरन ज्यादा बना रहे हैं वो चावलों में। क्योंकि अलग से तो लोग कोई भी जीन नहीं खाएगा, आयरन नहीं लेते, तो हम क्या करते हैं, चावलों में ही वो ऐड कर दिए। अब क्योंकि लोग पाकिस्तान में ज्यादातर चावल खाते हैं, तो वो उनके अंदर वो आयरन की कमी पूरी करते हैं, ठीक है। अब ना जरा गौर से सुनना, हम कितनी बात करके आए हैं फसलों के बारे में कि जी एक तो जो फसलें हैं उसमें अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो खुद मर रहे हैं, वो महफूज भी हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी से तैयार कर रहे हैं, वो पैदावार भी ज़्यादा है और उनसे फिर अच्छी किस्म की फसलें भी उग रही हैं, ठीक है। अब ये मिल के ना एक लॉन्ग सवाल बनाते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये आ गया। हाँ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब जो हमने 4 शॉर्ट पढ़े थे ना कि ये एक अहम रोल अदा कर रहा है, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को भी, यानी कीड़े मकोड़ों को भी मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और फिर हम अच्छी फसलें भी पैदा कर रहे हैं और फिर खुश्क साली से बचने के लिए हम इकदामात भी इसी के ज़रिए कर रहे हैं। अब ये चारों शॉर्ट मिलाओगे तो आपका ये वाला लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको एक अहम और बहुत अहम बात बतानी थी वो ये है, बाज़ टाइम देखें, अगर आपने मेरे पहले 3 लेक्चर सुने होंगे तो उसमें हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, ये देखें ये वाले, वो सीधे-सीधे सवाल उन्होंने लॉन्ग में पूछे हैं। ये देखें कि हमने एक सवाल किया था पहले चैप्टर में कि कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल की वजाहत करें। फिर दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था हाइंड ब्रेन की साख्त और फाल बयान करें। ये बोर्ड का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो ये दूसरा सीधा-सीधा पढ़ा था। फिर माइटोसिस और मियोसिस बताएं, ये भी सीधा-सीधा पढ़ा था। अब देखिए यहाँ ना एक आध क्वेश्चन उसने कैसे, अगर कोई किसान कम जमीन का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा फसलें उगाना चाहता है तो बायोटेक्नोलॉजी उसकी किस तरह मदद करती है, एक मिसाल दें। अब बेटा ये जो ना आपको जुमला लगेगा कि ये कैसा, हमने तो नहीं पढ़ा। असल में हमने कुछ भी नहीं करना, जो हम ऊपर सवाल पढ़ के आए हैं ना सारे, आपने वो 4 यानी वो एक लॉन्ग इसमें लिखना है असल में। यानी
पहले उसका किरदार लिख दो, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड लिख दो, और फिर वो फसलें ज़्यादा करने वाली वो चीज़ें लिख दो। तो ये सारी चीज़ें लिख दोगे तो ये हमारा जवाब बन जाएगा। बेटा बात समझ आई है? और मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने ना 5 में से 3 करने होते हैं सवाल। तो अगर आप 4 चैप्टर कर लेते हैं तो यूं समझ लें कि 2 सवाल ये 5 में से आपके इस यानी इस चैप्टर के साथ आपके 3 करने होते हैं, 2 डन हो चुके हैं। फिर एक के लिए हम एक और चैप्टर करेंगे, आखिरी वाला वो आसान है, यानी जो आखिरी 2 चैप्टर है, दरमियान के ज़रा मुश्किल है वो नहीं करेंगे, उनको हम स्किप कर देंगे, उनके सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है बेटा? खैर ये बात क्लियर हो गई ना कि शुरू के चैप्टर का सीधा सीधा जवाब आया हुआ है, लेकिन बाज सवाल इस तरह भी आ सकता है। तो आपने ये आंखें खोल के बैठना है। जो ये वाला चैप्टर होगा उससे सवाल जो है हमारा वो ज़रा इस तरह करके पूछेगा, सीधा सीधा नहीं पूछेगा। बस वो पूछेगा कि सेहत में उसका क्या फ़ायदा है, या बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदा। ठीक है जी। अब अगले सवाल पे जाते हैं, अगले सवालों पे जी। अच्छा, हम पहुंच गए थे जी यहाँ पे, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। हाँ, अब आगे फूड में कैसे इस्तेमाल हो रही है बेटा। खुराक में सिंपल है, ऐसे हम ना खुराक में ऐसे जीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो दूध और गोश्त की पैदावार ज्यादा कर रही हैं, एक, और म्यार भी उनका बेहतर है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ऐसी खुराक बना रहे हैं जैसे दूध और गोश्त होगा, उसकी पैदावार भी ज्यादा और उनका म्यार भी अच्छा। तो ये 2 बातें हैं बस, कि बायोटेक्नोलॉजी खुराक में कैसे फायदा दे रही है। भाई हम ऐसी जीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जिससे जानवर जो है दूध और गोश्त भी ज्यादा दे रहे हैं और वो खुराक भी मयारी है। ठीक है। हाउ इज यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल इन हेल्थ, सेहत के शोबे में कैसे इस्तेमाल हो रही है जो बायोटेक्नोलॉजी है बेटा। ये ना आपका, मैं कहता हूँ कि लॉन्ग भी आएगा और आपका शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर जरूर आपका ये पेपर आएगा। ठीक है, शॉर्ट इसी में से आना है कि कोई से, ये आपका जो मॉडल पेपर है ना इसमें शॉर्ट भी आया हुआ है इसी से रिलेटेड। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया जी, वॉलेंट्री। हाँ, जिंदगी बचाने वाली 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की मिसालें दे या नाम बताएं। ये जो नाम लिख रहे हैं सिर्फ नाम बताने, इंसुलिन, वैक्सीन और बीटा एंड्रोफिन या इंटरफेरोन, ये 4 नाम है, आपने कोई से 3 बताने हैं। अब ये बोर्ड पेपर में भी आपका आ सकता है और ये भी, और लॉन्ग ये पूरे का पूरा ऐसा आ सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे लॉन्ग। सेहत के शोबे में कैसे काम कर रही है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बीमारी के इलाज और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। पहले जिनका इलाज मौजूद नहीं था अब बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम इलाज कर रहे हैं और बीमारियों के लिए दवायात भी इस्तेमाल हो रही हैं। अब ये जो इंसुलिन है, जो ज़ियाबेट्स यानी शुगर के मरीज होते हैं, आपने देखे होंगे, उनमें इंसुलिन लगाई जा रही होती है। पहले शुगर की वजह से लोग मर जाते थे, अब इंसुलिन जो बनी है शुगर के मरीजों के लिए। वैक्सीन होती है, जैसे ये कोरोना की वैक्सीन है, या पोलियो की वैक्सीन है, या ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो बच्चों में बढ़ोतरी का सबब बनते हैं। फिर ये जो इनमें बीटा एंड एंड्रोफिन, बीटा एंड्रोफिन जैसे ये पेनाडोल है, ये दर्द कुश है, यानी पेन किलर जिनको बोलते हैं, ये पहले नहीं थी। ये सारी हमने किससे बनाई है, बायोटेक्नोलॉजी से बनाई है। ठीक है जी, तो ये हमने नाम याद कर लेने। अच्छा, इसके बाद माहौल को कैसे साफ कर रही है जी बायोटेक्नोलॉजी। तो हम ऐसे खुर्दबीनी जानदार बना रहे हैं जिनको मॉडिफाइड बैक्टीरिया के जरिए यानी कचरा साफ हो रहा है। कचरा कैसे, जैसे मसलन ना मैं आपको इसकी बताता हूँ कि ये तो चले हमने बात कर ली है कि खुराक बन रही है, ये जानदार अच्छे बना रहे हैं हम। ये उन दवाइयों के नाम हैं जो हमने अभी बोले कि 3 के, उसने शॉर्ट में भी पूछे, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। जैसे इंसुलिन शुगर के मरीजों के लिए वैक्सीन है, फिर ये ग्रोथ हार्मोन, ये चीज़ें। ठीक है। हाँ, अब इसके ना माहौल को कैसे साफ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ना बैक्टीरिया लेते हैं और उसके अंदर ना ऐसे जीन बना देते हैं जो तेल को किल कर देते। जैसे अब अक्सर समंदरों में हम गंद कूड़ा करकट फेंक रहे होते हैं ना, अब क्या होता है, अब जब आप इसमें डालते हैं तो वो जो तेल कूड़ा करकट है, बैक्टीरिया उनको मार देता है, उनके सेल को, और साफ पानी बन जाता है। आपने देखा होगा जो हार्पिक वगैरह यूज करते हैं कभी वॉशरूम में, पता हो तो कैसे वो फौरन से खत्म कर देते हैं। असल में उनमें ऐसे जीन मौजूद होते हैं जो उनको फौरन से गंद को मार देते हैं। तो इससे हम माहौल को साफ कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट डेवलप यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, बायो पेस्टिसाइड है, बायो फर्टिलाइजर है, बायो सेंसर है, ये इनके नाम याद रखने हैं। यानी खादें और ये जो स्प्रे वगैरह है, ये इनके नाम है कि ये भी हम यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेटा शॉर्ट हमारे अब खत्म हो गए। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था ये सिर्फ शॉर्ट नहीं है 24,
असल में इन्हीं से हमने लॉन्ग बनाना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे बनाना है। अब बेटा पहला आपका सवाल, ये पहला लॉन्ग है। पहला सवाल मसलन आपका आ सकता है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया की अहमियत बयान करें। अब ये हमारा एक लॉन्ग सवाल है, तफसीली सवाल है। अब इसमें हमने 3 शॉर्ट इकट्ठे करके लिखे हैं, आपने नया कुछ नहीं याद करना कि वो देखिए पहली बात क्या थी कि सिंपल है होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, फिर उसमें कैसे उसका कट लगाते हैं प्लाज्मिड में, कैसे वो इस्तेमाल होता है, वो ऊपर वाली आप पढ़ेंगे वही चीज़ है जो ऊपर शॉर्ट में पढ़ी। तो ये एक लॉन्ग बन जाएगा। दूसरा लॉन्ग, बेटा दूसरा लॉन्ग हमारा आ सकता है कि ये इतना सही है इसका जवाब बस, कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, कि बैक्टीरियम में कैसे जीन दाखिल करते हैं। वो जी हमने मतलूबा जीन लिया, कट लगाया, प्लाज्मिड में डाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्ग हो गया हमारा। तीसरा बेटा लॉन्ग, कि ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी के किरदार बयान करें। अब इसमें वो वही 4 स्टेप जो हमने उसमें लिखे कि ये अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और साइंटिस्ट ऐसी फसलें बना रहे हैं जो कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मुदाफ़त पैदा करती हैं, और हम अच्छी अच्छी फसलें तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये हमारा लॉन्ग हो जाएगा। ये बेटा समझ मतलब जो ऊपर हमने इसके 5 शॉर्ट पढ़े हैं ना, वही मिल के ये हमारा लॉन्ग, यानी ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से एक पैराग्राफ ये हो गया इसका, और 3 पैराग्राफ ये हो गए इसके, 5 पैराग्राफ जो कि असल में 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमारे हो गए। ठीक है जी। अच्छा बेटा यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अगेन कह रहा हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे अभी आया हुआ ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी के किरदार बयान करें, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। लेकिन बोर्ड में ये इस तरह भी आ सकता है कि जैसे बोर्ड में अब ये लॉन्ग आया हुआ है कि कोई किसान कम कम ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा फसलें उगाना चाहता है, तो बायोटेक्नोलॉजी उसकी किस तरह मदद कर सकती है। तो ये वही बात है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार होगा, कैसे मदद करेगी। तो ये सारा सवाल हमने उसमें लिख देना है। ठीक है जी। इसके बाद चौथा सवाल हमारा सेहत में क्या, अब क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान में सेहत ख़राब है, हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर देंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी हमारी सेहत को कैसे बेहतर बना रही है, बायोटेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो रहा है सेहत में। तो हमने बस यही 2 शॉर्ट जो ऊपर पढ़ के आए हैं हमने लिख देने हैं इसके अंदर, ये लॉन्ग हो जाएगा। और आखिरी लॉन्ग की तरफ, ये वैसे इसकी कम ही चांस है कि माहौल को कैसे साफ़ कर रही हैं, तो ये उसके आखिरी 2 शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा जी पूरा चैप्टर था। इनको बेटा अगर आप पूरा अच्छी तरह सारे नोट्स को लिख के याद कर लोगे तो आपके एमसीक्यूज भी इन्हीं में से बनेंगे। ये हमने सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उम्मीद है बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको इन चैप्टर की बनेगी, ये याद रखना है, इन 2 चैप्टर की। ठीक है, बस फिर हम इन्हीं के लॉन्ग, इससे हमारे 3 लॉन्ग पूरे हो जाएंगे। फिर हम एक एमसीक्यूज की वीडियो बनाएंगे और शॉर्ट थोड़े बहुत इकट्ठे कर लेंगे, हमारा 100% पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। बेटा वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।